ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे नंद वंश के अंतिम राजा के बारे में, जिसके पास 99 करोड़ सोने के सिक्के थे और उनका नाम था धनानंद। धनानंद प्राचीन भारत के नंद वंश के अंतिम राजा थे। नंद वंश ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पूर्वी भारत के बड़े हिस्से पर राज किया है। नंद साम्राज्य उस समय भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। नंद वंश के 2 सम्राटों की जानकारी मिलती है। पहला महापद्मनंद और दूसरा धनानंद। आमतौर पर यह विवरण मिलता है कि धनानंद महापद्मनंद का पुत्र था, पर कई जगह उसे महापद्मनंद का छोटा भाई भी कहा गया है। सभी प्राचीन ग्रंथों से एक बात स्पष्ट होती है कि नंद वंश के राजा नाई जाति के थे। महापद्मनंद ने लगभग 345 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की और उन्होंने लगभग 329 ईसा पूर्व तक राज किया था। इसके बाद धनानंद मगध की गद्दी पर विराजमान हुए। हमको धनानंद के चरित्र के बारे में आपको बता देते हैं। लगभग सभी ग्रंथ यह मानते हैं कि धनानंद एक अत्याचारी, धन का लोभी और विलासी शासक था जो अपने राज्य की प्रजा के बीच अप्रिय था। धनानंद को धन इकट्ठा करने की आदत थी, जिसके कारण लोग उसे धनानंद कहते थे। धन इकट्ठा करने के लिए धनानंद ने अपनी प्रजा पर तरह तरह के टैक्स लगा रखे थे। यहाँ तक कि शमशान घाट में व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए आवश्यक लकड़ियों पर भी टैक्स देना पड़ता था। उसने सैनिक लोगों से टैक्स वसूलने के लिए हर तरह के तरीके अपनाते थे। तो धनानंद के एक अत्याचारी शासक होने की पुष्टि यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क के वर्णन से भी होती है। प्लूटार्क लिखता है कि युवा चंद्रगुप्त एक बार सिकंदर के सामने पेश हुआ था। युवा चंद्रगुप्त और उसने धनानंद के घटियापन और प्रजा के बीच उसकी अप्रियता के बारे में बताया। प्लूटार्क का यह वर्णन बताना इसलिए जरूरी है कि पिछले कुछ समय से कुछ अराजक तत्व सिद्ध करने पर लगे हुए हैं कि धनानंद नाई जाति से था और इसीलिए चाणक्य ने उसे मरवाकर एक क्षत्रिय चंद्रगुप्त को राजगद्दी पर बिठाया। प्लूटार्क ने अपने वर्णन लगभग 2200 साल पहले लिखे थे, इसलिए उसकी इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। कथा सरित सागर के अनुसार धनानंद के पास 99 करोड़ सोने की मुद्राएं थी, जिसे उसने गंगा नदी की तली में एक चट्टान खुदवाकर छिपा दिया था। भले इस बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, पर फिर भी हमें यह मानना होगा कि धनानंद के पास काफ़ी दौलत थी, क्योंकि इसका वर्णन तमिल की एक प्राचीन कविता में मिलता है। कविता में स्पष्ट वर्णन है कि पहले वह पाटली में संचित हुई, मतलब पाटलिपुत्र पटना में, और वह मतलब स्वर्ण मुद्राएं, और फिर गंगा की बाढ़ में छिप गई। धनानंद का यह नाम तो उसके धन के प्रति प्रेम के कारण पड़ा, पर शायद उसका असली नाम कुछ और था। यूनानी लेखकों ने वर्णन किया है कि सिकंदर के हमले के समय मगध का राजा अग्रमस अथवा चंद्रमस था। अभी अग्रमस अथवा चंद्रमस को इतिहासकार धनानंद से ही जोड़कर देखते हैं, क्योंकि अग्रमस शब्द शायद संस्कृत के अग्रसेन शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। अग्रसेन शब्द का अर्थ हुआ उग्रसेन का पुत्र। अभी उग्रसेन महापद्मनंद का दूसरा नाम है। अभी हम आपको धनानंद के सेना के बारे में बताएंगे। धनानंद को विरासत में एक विशाल राज्य मिला था, जिसके पास एक बड़ी सेना होना एक स्वाभाविक सी बात है। यवन इतिहासकार लिखते हैं कि धनानंद की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 2,000 रथ और 3,000 हाथियां थी। तो नंदों की इतनी विशाल सेना के बारे में सुनकर भारत पर हमला करने आए सिकंदर के सैनिकों की नींद उड़ गई थी। अतः उन्हें पूरस से हुए भयानक युद्ध के बाद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो नंदों की विशाल सेना से टक्कर लेने में असमर्थ थे। धनानंद ने एक बार चाणक्य का अपमान किया था, जो धनानंद था। सभी प्राचीन ग्रंथ यह मानते हैं कि चाणक्य और नंदों के बीच खासी दुश्मनी थी। मुद्रा राक्षस एक नाटक है
उससे ये पता चलता है कि चाणक्य को धनानंद ने अपमानित करके राजकीय पद से हटा दिया। इसके कारण उन्होंने नंद साम्राज्य के विनाश की शपथ ले ली। हो सकता है कि धनानंद के मंत्रियों में एक पद आचार्य चाणक्य के पास भी हो और उन्होंने धनानंद की निरंकुशता का विरोध किया हो, जिसके कारण धनानंद ने उन्हें अपमानित करके पद से हटा दिया होगा। हो सकता है अभी धनानंद और चंद्रगुप्त का युद्ध भी हुआ था। चाणक्य किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो धनानंद जैसे अत्याचारी शासक को हटाकर सम्राट बनने योग्य हो, और शीघ्र ही चंद्रगुप्त के रूप में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया। सिकंदर के जाने के बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से 324 ईसा पूर्व में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया और उन्हें करारी हार मिली। वो नंदों की सेना को कम आंक बैठे थे और शीघ्र ही उन्हें अपनी गलती का पता चल गया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सबसे पहले नंद साम्राज्य के आसपास के क्षेत्रों को जीतना आरंभ किया। दोनों पंजाब के क्षेत्रों में एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें संभवतः कुछ यूनानी सैनिक और लुटेरे व्यक्ति भी शामिल थे। यह भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने धनानंद को उखाड़ फेंकने में कश्मीर के राजा प्रवर्तक से भी संधि की थी। कई इतिहासकार राजा प्रवर्तक को कोई और नहीं बल्कि राजा पोरस ही मानते हैं। जब चाणक्य को लगा कि चंद्रगुप्त के पास इतनी सेना हो गई है, तो उसने धनानंद के विरुद्ध अभियान आरंभ करने का आदेश दिया। चंद्रगुप्त और धनानंद के बीच हुए युद्ध का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराने के लिए छापामार पद्धति का उपयोग किया और पाटलिपुत्र को घेरकर धनानंद को मार डाला। इतिहासकार यह भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने धनानंद को कोई अलग अलग युद्धों में हराया होगा। एक बौद्ध ग्रंथ में तो लिखा हुआ है कि धनानंद और चंद्रगुप्त के बीच केवल एक युद्ध हुआ था और युद्ध इतना विनाशकारी था कि आने वाले कई सालों तक इससे हुई हानि को पूरा नहीं किया जा सका। धनानंद की अपनी पुत्री थी, परिवार था। अधिकांश प्राचीन अनुश्रुतियों में यह वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त ने धनानंद का कत्ल कर दिया था, पर एक ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त से युद्ध हारने के बाद धनानंद ने अपनी एक पुत्री धुरधरा की शादी चंद्रगुप्त से करवा दी और अपनी 2 पत्नियों और एक कन्या के साथ पाटलिपुत्र से बाहर चले जाने की अनुमति दी। साथ ही उतनी संपत्ति भी उसे अपने साथ ले जाने दी जितना कि एक रथ में आ सकता था। ज्यादातर इतिहासकार यह मानते हैं कि चंद्रगुप्त और धनानंद के बीच अंतिम युद्ध 321 ईसा पूर्व में हुआ था और कुछ 315 ईसा पूर्व के आसपास के समय को सही ठहराते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।